नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊंची उड़ान के द्वारा एक मुहिम शुरू किया है, वर्दी सीरीज, उसी वर्दी सीरीज के तहत फिर से हम आपके सामने हाजिर है। सेट नंबर 37। अभी तक आपको 36 जो है वो मिल चुका है। 37 38 39 इस वीक में कराया गया है। उसी 37 का वीडियो आपके लिए ये डाला जा रहा है। आज हम लोग जो बात अभी करेंगे वो करंट अफेयर से पहले बात करेंगे, फिर करंट अफेयर से होते हुए फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला जो फाइटर बनी है वो कौन बनी है। नौसेना की पहली महिला फाइटर जो बनी है वो कौन बनी है। आस्था पूनिया जो है ये क्या बनी है, पहली कह सकते हैं कि फाइटर महिला बनी है। ये दिमाग बैठा है, कब बनी है तो 3 जुलाई, याद रखिएगा 3 जुलाई 2025 को जो है ये बनी है। और इससे पहले जो है सब लेफ्टिनेंट ये रह चुकी है। विशाखापत्तनम में इन्हें जब ये मतलब इस तरह से कोई फाइटर बनती है प्लेन का, तो ऐसे मतलब महिला या पुरुष जो भी हों उनको एक सम्मान दिया जाता है विंग्स ऑफ गोल्ड का, जो कि विशाखापत्तनम में इन्हें दिया गया। तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, आस्था पूनिया। क्रूज मिसाइल क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाले शामिल होने वाला भारत का, नहीं, एक मिनट थोड़ा सा फिर से एक बार। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो ये पहला राज्य जो बना है वह बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुजरात। याद रखिए कौन, गुजरात। तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है और गुजरात का जो समुद्री क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये क्रूज भारत मिशन के तहत जो है यहाँ पर ये ओपन किया गया। इसका टारगेट है कि साल 2029 तक क्रूज को हम और बेहतर करेंगे, क्रूज को दोगुना करेंगे, इसको और बेहतर प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र पटेल पता होगा गुजरात के क्या है, सीएम है। और वहीं बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत जो है वो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। अगर एक और बात करेंगे तो क्रूज मिशन के तहत जो है यह नदियों पे भी शुरू किया गया, जैसे गंगा, यमुना और आप देखेंगे तो क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा, ये नदियों पे शामिल किया गया। उसके बाद बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, विश्राम अवकाश। तो विश्राम अवकाश जो शुरू किया वो सिक्किम ने किया। प्रेम तामांग जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक चीज़ की घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि, अच्छा, स्वास्थ्य और इसमें पुलिस को हटा देना है, याद रखिएगा स्वास्थ्य, थोड़ा बात को समझिएगा, स्वास्थ्य और पुलिस को अगर हटा दीजिए तो इसको हटा करके अन्य जितनी भी सरकारी सेवा है उसमें अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरी मतलब क्या कहिए एक तरह से जॉब के दौरान 5 सालों तक किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा उन्होंने छुट्टी नहीं लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को, नौकरी करने वाले को अगले जो है 3 साल तक, याद रखिएगा अगले कितने साल तक, अगले 3 साल तक, अगर 5 वर्ष तक आपने निरंतर सेवा किया है तो 365 दिन से लेकर के 1080 दिन तक आपको वेतन से मुक्त किया जा सकता है, जिसमें आपको 50% जो है आपको सैलरी भी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोकल उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा डेवलपमेंट, वो कौशल उद्यमिता को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसके उद्देश्य से वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोग्राम लाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। तो विश्व स्तर पर अगर चलेंगे तो भारत जो है वह दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर बात करेंगे पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पर कौन है, चीन है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे पहले अधिक आंध्र प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में इसका उत्पादन किया जाता है। तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, 8% के आसपास जो है भारत उत्पादन करता है। भारत की सबसे लंबी जो अभी परिवहन सुरंग जो बनाई गई वो कहाँ बनाई गई, तो सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो बनी है वो कहाँ बनी है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनी है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो आई होप, नहीं एक मिनट, एक क्वेश्चन आपका छूटा। हाँ, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो ये तेलंगाना ने किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौत देखने को मिली किससे, तो हीट वेव से। तो इसको लेकर के, हीट वेव को लेकर के एक विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया 2025 के अप्रैल में ही। 2025 के अप्रैल में ही जो है इसे घोषित कर दिया गया और बोला गया कि अगर कोई ऐसे डेथ करते हैं तो उनको 4 लाख जो है अनुग्रह राशि के तौर पे दी जाएगी। कितनी, 4 लाख, जो रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने ये घोषणा किया। नेक्स्ट का बात करेंगे, वही सवाल है आपका, हाल ही में भारत ये कि सबसे जो लंबी, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए, क्या बोला गया कि भारत में सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहाँ बनाई गई। तो सबसे लंबी जो सुरंग परिवहन बनाई गई है वो जम्मू कश्मीर में। याद करिए, आपको शायद पता भी होगा इसके बारे में, बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, जो पीर पंजाल जो सुरंग है ना, वो लंबी परिवहन सुरंग आपसे पूछ रहा है। तो परिवहन सुरंग में आपको कहीं ये क्लियर नहीं किया कि रोड की, रेलवे, तो ये जो है रेलवे सुरंग बनाया गया, जो कि 11.21 जो है वो बनाया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भी बनाया गया रोडवेज के तौर पे।
उसके बाद हाल ही में भारत में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रेक्षण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि आर्यभट्ट जो है भारत का पहला एक उपग्रह है, आपको पता होना चाहिए। और ये आज से एकदम 50 साल पीछे चले जाइए, यानी कि हम बता रहे हैं आपको 19 अप्रैल 1975 को जो है 19 अप्रैल 1975 को पहली बार ये क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। और इसी का 50वीं वर्षगांठ जो है वो कब, तो वही 19 अप्रैल 2025 को जो है इसको मनाया गया। ये पहला उपग्रह था, याद कर लीजिएगा, इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना कब होती है, तो 1969 में इसरो की स्थापना होती है। और अभी जो है श्री एम सोमनाथी जो है वो वहाँ के क्या है, आपको पता हो जाए, सोमनाथी जो है वहाँ के अध्यक्ष। हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो भारत का हाल ही में 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का जो है अभी हाल ही में क्या बना है, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो बाकी आप अगर क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फिर जिम कॉर्बेट ये सब देख लीजिएगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक मेरे अच्छे दिन के लेखक कौन है? तो मेरे अच्छे दिन के जो लेखक हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग में बैठाइएगा कि मेरे अच्छे दिन का बात अगर करेगा तो इसमें दो बातें आती है। सबसे पहली बातें क्या आती है समझिएगा, सबसे पहली बात ये आती है कि केशव दुबे जो है इन्होंने इसका दूसरा संस्करण लिखा है। वहीं अगर बात करेगा कि पहला संस्करण जो है वो पहला संस्करण हरि सिंह राणा ने लिखा था, ठीक है। और इसमें दूसरा संस्करण जो है केशव दुबे लिखा गया, केशव दुबे। तो इसलिए मेरे अच्छे दिन का यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको केशव दुबे हो जाएगा, यानी 9 का बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड है वो कहाँ बनाया गया? तो ये आपको जो है पटना बिहार में जो है इसको बनाया गया है। कहा जाता है कि मिथिला का जो चित्रकला है, मिथिला का जो पेंटिंग है उसको लेकर के ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। कहा जाता है लगभग लगभग 50 कलाकार ने मिल करके 50 कलाकार ने मिल करके लगभग लगभग 18.69 वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर में जो है उसने क्या किया है कि इसको बनाया है, ठीक है, एक पेंटिंग बनाई है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है वह 151वें स्थान पर है। ऐसे 2024 में भारत जो है 159वें स्थान पे था, जिससे वह 8 रैंक खिसक करके अभी 151वें रैंक पर है, जो कि कह सकते बेहतर है। लेकिन फिर भी अभी भी भारत के लिए बहुत गंभीर वाली स्थिति है, यानी कह सकते हैं कि भारत अभी भी जो है इस मामले में बेहद गंभीर वाला है, क्योंकि अभी भी जो है कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता में उतनी बेहतर नहीं मिल पाई है प्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ये 2002 से जो है, याद रखिएगा 2002 से ये क्या कर रहा है कि ये रिपोर्ट्स जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखिएगा रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से क्या कर रहा है, इसको जारी कर रहा है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनेगी? तो ये पहली विधानसभा जो है वो दिल्ली बनी है विधानसभा, याद करिएगा। पूरी तरह से उसके जो सोलर प्लेट जो है उसके ऊपर वो बैठा दिया गया, लगभग 500 किलोवाट का जो है वो पूरा रूफटॉप पर ये बना दिया गया। ये कब हुआ है? तो 4 अगस्त 2025 को जो है लगभग लगभग ये हुआ है, जिससे क्या होगा कि उसकी जो बजट है उसमें 15 लाख की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। हाल ही में बिहार में गया शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो आपको पता होगा बिहार में बहुत फेमस जगह है गया, इसका नाम बदल करके गया जी रख दिया गया, क्योंकि विष्णुपद में ऐसा जिक्र है। तो वहीं पर गया पहले नाम था तो उसका नाम गया जी कर दिया गया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत को 50% तक कम करने का घोषणा किया है? तो इसको कम करने का जो लक्ष्य किया गया 2030 तक जो है घोषणा किया गया। ऐसे इससे पहले जो टारगेट था वो साल 2024 तक ही था, लेकिन अब 2024 तक हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, इसलिए इसको बढ़ा करके 2025 कर दिया गया। अगर हम आंकड़ा का माने तो भारत में लगभग प्रति वर्ष 1.5 लाख जो है लोगों की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना में, उसको कम करना है। और अगर विश्व स्तर पर बात करेंगे तो 12.5 लाख जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो इसको भी कम करना लक्ष्य है। और भारत में भी जो 1.5 लाख हो रहा है उसको भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है वह रिपोर्ट जारी की है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने क्या किया है, इसको जारी किया। दिमाग बैठा लीजिएगा, जो विश्व उभरते बाजार है, विकासशील अर्थव्यवस्था, इसको डेवलप करने के लिए विश्व बैंक ने क्या किया है कि एक रिपोर्ट जारी किया। कौन सा? तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स को क्या किया, जारी किया। कितने तारीख को? तो 4, अच्छा अगर ये पूछा जाए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो 4 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीट मिली? तो याद रखिएगा बिहार में जो भी चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। टोटल जो उनको सीट मिली वो कितनी मिली? तो टोटल जो उन्हें सीट मिली वो कितनी मिली? तो 6 सीट मिली, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
एक शर्माक स्थिति रही, 61 जो सीट थी टोटल, उस 61 में उन्हें 6 सीटें मिली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिरेमिक राजधानी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऐसे देखिए, सिरेमिक की राजधानी के रूप में जो प्रसिद्ध शहर है वो एक अलग शहर है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन आपको दे रहा है, ऐसे गुजरात का जो मोरबी है, याद रखिएगा, गुजरात का जो मोरबी शहर है वो बहुत फेमस है सिरेमिक राजधानी के लिए। लेकिन इसमें ऑप्शन जो है वो आपको चल जाना है कहाँ? खुर्जा। यूपी का एक शहर है खुर्जा, वो बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ पर अधिकतर लोग जो है इस तरह से टाइल्स वगैरह जो है बनाने में निर्भर है, इसलिए उसको सिरेमिक राजधानी के तौर पे कहा जाता है। हाल ही में विश्व लेबर दिवस जो है 2025 कब मनाया गया? तो विश्व लेबर दिवस जो लीवर दिवस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, विश्व लीवर दिवस जो है वो कब मनाया गया? 10 जनवरी, 19 अप्रैल, 11 जुलाई और 5 जून। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो आपका आंसर दिमाग बैठा लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को पहली बार 2010 में जो है लीवर डे मनाने की घोषणा की गई। तो यूरोपियन एक संस्था याद रख लीजिएगा जिसका नाम है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर, फॉर द स्टडी ऑफ लीवर, है ना। तो इस ये यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर 2010 में बना उसी साल, क्योंकि यकृत से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको कम करने के लिए जो है लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस तरह का डे मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है? तो ये महिला संवाद अभियान जो शुरू किया गया, क्योंकि अभी पता होगा हाल ही में बिहार में चुनाव था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं से संवाद करने के लिए जो है वह बिहार राज्य सरकार ने महिला संवाद लाया, जिसमें महिलाओं को कैसे डेवलप किया जा सकता है, महिलाओं को स्वरोजगार कैसे बनाया जा सकता है, उसके प्रति ये लाया गया। शून्य मातृ मृत्यु दर याद रखिएगा, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय ही कई माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन बना है? तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश आपसे ऑप्शन पूछ रहा है लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर क्या? तो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है लद्दाख। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। जो उपराज्यपाल हैं कैलाश नाथन जी, उन्होंने ये घोषणा किया है कि यहाँ पर जो है मृत्यु दर जो था वो शून्य हो गया है, यानी बच्चों को जन्म देने में माँ की मृत्यु अब नहीं होती है। वहीं अगर भारत का बात करेंगे तो प्रति लाख अभी जो है वर्तमान में वो 93 है, जो कि बहुत घटा है। एक समय 130 हुआ करता था, अभी 93 हो गया। सूर्य के पृथ्वी से दूरी के केवल 2.8 गुने दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकट का बौना ग्रह, मतलब जो कहा जाता है कि पृथ्वी की दूरी के केवल 2.8 गुना दूरी पर, यानी कि पृथ्वी से 2.8 गुने दूरी पर जो है सूर्य से, याद रखिएगा, मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी याद रखिएगा कि केवल 2.8 गुने दूरी जो है उससे एक बौना ग्रह पाया गया। वो क्या है? तो वो बौना ग्रह सेरस है, याद रखिए। वो बौना ग्रह क्या है? सेरस जो है ये बौना ग्रह है, और ये कहा जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, अगर मेकमेक का बात करेंगे तो ये भी क्या है? नेपच्यून का जो है एक बौना ग्रह है। फिर उसके बाद आप बात करेंगे इरिस का, तो ये भी एक क्या है? बौना ग्रह है, जो कि बहुत कह सकते हैं कि सौरमंडल से क्या है? बाहर है। बाकी प्लूटो तो जानते होंगे कि इसको भी बौना ग्रह में डाल दिया गया। डैश पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। जो वरुण होते हैं, क्या याद रखिएगा, जो वरुण है उसका जो आवर है वो कितने दिन का है? 16 घंटे का। वही अगर हम शुक्र का बात करेंगे तो शुक्र का जो है वो 243 दिन का आपको क्या होता है कि दिन की अवधि होती है। वहीं अगर हम बुध का बात करेंगे तो 59 दिन होता है, पता होना चाहिए। वहीं अगर मंगल का बात करेंगे तो मंगल का लगभग 24 घंटा 34 मिनट के आसपास जो होता है, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर है। कौन सी जल निकाय जो 1,55,000 सॉरी आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो जरा गौर करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,55,00,000 जो है इतना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वैश्विक महासागर का केवल 4.3 हिस्सा है। तो ये कौन हो जाएगा? आर्कटिक हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर क्या है? अटलांटिक है। तीसरे पर हिंद महासागर है। फिर उसके बाद ये क्या नाम है आपको, ये आर्कटिक है, फिर दक्षिण महासागर है। हाँ, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का भूमि कहा जाता था। उनमें से कौन सा इसका भाग नहीं है?
चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 जो है वर्ग कवर करता है, जो वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपको आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर दक्षिण है, फिर ये आपको ये मिल जाता है। आर्य उस भूमि पर रहते जिस पर सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता था, उस पर कौन सा इलाका मतलब कौन सा जो है वह इसका भाग नहीं था। तो सिपड़ा जो है वह इसका भाग नहीं था, दिमाग में बैठा लीजिएगा। सिपड़ा जो है वह उस क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी सिपड़ा जो है उस क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये मध्य प्रदेश, याद रखिए, कौन, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में ये बहती है। तो आंसर, चूंकि ये सब जितना भी सिंधु, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, आप सभी देखेंगे नदी, तो वो क्या है, ऊपर वाले हिस्सा पे हो जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर जो लौह अयस्क बेल्ट है, ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो है ये बेल्ट आपको देखने को मिलता है। दुर्ग, बस्तर छत्तीसगढ़ में, और चंद्रपुर जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम हरित जो क्रांति है उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी भारत पर अधिक केंद्रित थी, और द्वितीय हरित क्रांति ने अस्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान सुनिश्चित किया। तो इससे रिलेटेड जो आपको आंसर दे रहा है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर है आपका 1 और 3 सही है, क्योंकि दक्षिण में नहीं हुआ था, ये उत्तर भारत में हुआ था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरी मैदान का वह भाग जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है। तो जो पुराने जलोढ़ से बना है वो है बांगर। सबसे जो नई मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर। ऊपर से चलेंगे तो भावर तराई जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, बांगर, खादर, इस टाइप से। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसको विली विलीज कहते हैं, याद रखिए, क्या कहते हैं, विली विलीज कहते हैं। वही हरिकेन इसको अटलांटिक और पूर्वी जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे कहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। वहीं पर अगर हम टाइफून का बात करेंगे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसको टाइफून कहते हैं। वहीं अगर चक्रवात का बात करें तो चक्रवात दक्षिणी जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर वहाँ, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में कहते हैं। अब इसको मिलाने के लिए कह रहा है कि कौन सही है, कहाँ कहाँ कौन सा सही है, 1 मिनट रुके। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान, तो इसमें आप मिला लीजिएगा कौन सा आपका सही है। तो सबसे पहले असम का बात करेंगे तो मानस हो जाएगा, तो 1 का सी आपको एक ही है ही, तो यही हो जाएगा। फिर भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री सड़कों द्वारा यातायात करते हैं, तो लगभग 87% यात्री जो है वो सड़कों द्वारा यातायात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं, मूल विशेषता लंबा संविधान है, कई देशों से लिया गया है, फिर उसके बाद कठोर भी है, लचीला भी है ना, मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये सब है। तो संसदीय प्रणाली है विशेषता है, कठोर लचीलापन भी विशेषता है, सबसे लंबा संविधान है, एक स्रोत से लिया गया, ये थोड़ा कहना गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से लिया गया, तो ये यूएस से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा यूएस से लिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपको अनुच्छेद 153 के तहत ये कहा जाता है कि उसे 1 से अधिक जो है वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के संविधान किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर जो है विधेयक निहरता है। तो ये आपको अनुसूची जो है वह आपको क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। याद करिएगा 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, उसी में दल बदल कानून से संबंधित ये बात करता है। फिर उसके भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो भाग 14 जो है वो है संघ लोक सेवा आयोग से प्रावधान है। आई होप आपका क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्य की विशेषता नहीं है। तो कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया, ठीक है, हाँ लिया गया है। कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत है, बिल्कुल सही बात है। कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है। उसके बाद कर्तव्यों का उद्देश्य देश को सुरक्षित रखना है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आप सी के ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, किसके साथ चले जाएंगे, सी के साथ चले जाएंगे। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे राज्यसभा का होता है। चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन, जब कोई दल स्पष्ट बहुमत बनाने का पर्याप्त करता है, सक्षम नहीं होता है, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे अभी वर्तमान में बिहार में देखेंगे तो गठबंधन की सरकार बनी है। वही अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो भारत के किस अनुच्छेद, सवाल ये पूछ रहा है कि आपको किस अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया है। क्लियर हो रहा है सबका, हाँ आई होप यहाँ तक आवाज़ जा रही है। चलिए, तो किस में, तो हो जाएगा आपको कौन सा, क्या पूछा आपसे, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय का संबंध पता होगा, 124 में जिक्र किया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संबंध। इसके अलावा भारत के वित्त आयोग का बात करेंगे तो वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। तो 1 अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका
280 में वित्त आयोग के बारे में बात किया गया। तो आई होप आपका जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग इसके साथ अगले सेट में मिलेंगे। इसके बाद आपके आदित्य सर और मनोज सर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग सेट 37 कर रहे हैं, ठीक है। और 37 का अभी तक आप लोगों ने 41 नंबर तक सुमित सर के साथ सारे चीज़ों को देख लिया है, जहाँ करंट अफेयर्स, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की बातें हुई हैं। मेरा नाम आदित्य गौरव है और हम आपको अपने साथ अर्थशास्त्र और इतिहास के कुछ पोर्शन को लेकर के चलते हैं। 41वां नंबर का सवाल है, जहां बोला जा रहा है कि बैंकों में स्वयं सहायता समूह SHG को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट संचालित करने के लिए 1992 में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी। बता दें कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के लिए ऋण मिलेगा, यही SHG के तहत कि समूह सारे मिल करके ऋण लेने के लिए जाएंगे। ऐसी जो बात की गई है वो नाबार्ड के तहत 1992 में नाबार्ड के द्वारा ये स्थापना की गई। कृषि क्षेत्र के लिए काम किया गया कि जितने भी माइक्रो क्रेडिट कार्ड हैं, छोटे लोग अगर ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये जो स्थापना है वो नाबार्ड के द्वारा की गई है। 42वें नंबर के सवाल पे आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार की परियोजना में कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हो जाती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 37 से ये सुचारू रूप से जो काम कर रहा है, ये 2 तरीके से है। एक हमारा एकमुश्त है और दूसरा हमारा पुनर्खरीद समझौता है। तो ध्यान रखना ये 2 तरीके से, 2 तरीके भी क्या क्या, तो एक एकमुश्त है और एक पुनर्निर्माण पद्धति के तहत हम ये 2 समझौता के तहत देखते हैं कि इसके 2 प्रकार होते हैं। संचालित खुले बाजार में 2 प्रकार होते हैं, एक एकमुश्त और एक पुनर्निर्माण जैसे चीज़ें चलती हैं। तो 2 प्रकार इसमें देखने को मिलेगा। 43 नंबर सवाल पे आते हैं, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। मतलब कि कोई बैंक भी चाहे तो उनसे ऋण ले सकती है, ये अंतिम है, इसके बाद कहीं आप ऋण लेने के लिए नहीं जा सकते हैं भारत में। तो ये कौन सा अंतिम ऋणदाता है, तो ये तो बड़ा ही इजी सवाल है कि वो भारतीय रिजर्व बैंक है, यही अंतिम ऋणदाता है। यहीं से हर बैंक भी ऋण ले सकती है। वो कुछ पैसा अपना जाके जमा करे, वो कुछ सरकारी दस्तावेज जाके जमा करे तो उनको ऋण मिल सकता है। तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ना ही स्टेट बैंक, ना ही विश्व बैंक, ना ही देना बैंक, ये भारतीय रिजर्व बैंक। बड़ा ही इजी सवाल था। आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति की घोषणा कब की गई थी। ये स्वच्छ नोट नीति क्या है, बता दें कि एक समय आया जब भारत में बहुत सारे नोट फटे हुए थे। इसी कारण से एक व्यवस्था बनाई गई जहां ये बात किया गया कि हम लोग अब ऐसी नोट, जितने भी फटे नोट हैं वो आप जाके बैंकों में जमा करें और बैंक आपको उसके बदले में नया नोट देगा और भारत में कोई फटा पुराना नोट ना रह जाए। इसी की नीति अपनाई जाती है जनवरी, ठीक है, जनवरी 1999 में, ठीक है। तो जनवरी 1999 में ये बैंकों के द्वारा शुरू किया गया, शुरुआत था। तो जनवरी 1999 उसका राइट आंसर होगा। 45वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 45वां नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है, भारत के प्रतिभूति अपीलनीय न्यायाधीश सैट की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो जो ये सैट की स्थापना है ये हमें देखने को क्या मिलता है कि इसमें ये सेबी के द्वारा काम किया जाता है कि सेबी में कोई भी इंसान के पास अगर कोई आलोचना करना है आपको, तो आप यहाँ पे आके आलोचना कर सकते हैं। ये आप अपनी आलोचना को खुलेआम रख सकते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1992 में कर दी जाती है, 1992। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26AS नामक एक नया फॉर्म पेश किया है। ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो ये करदाताओं से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो करदाता हैं, जो हमारे कर दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जितना भी कर है उन सारे कर का विवरण इसमें रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करदाता इसका राइट आंसर होगा। 46वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए मात्र संस्था है। तो ये 2008 में इसकी स्थापना की गई है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें जितने भी UPI ये सब का जो बैंकिंग होता है उसका भी निरीक्षण इनके द्वारा किया जाता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, यही है NPCI। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम, इसको इंग्लिश में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
तो यूपीआई सबका जो पेमेंट होता है वो इसी के तहत होता है, ध्यान रखना है। यूपीआई हो चाहे वो फास्टैग पेमेंट हम लोग जो करते हैं वो इसी के अधिनियम के तहत हम लोग चल रहे हैं, तो ध्यान रखना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना 2008 और इसको हम लोग क्या कहते हैं वो भी बात हम लोग कर चुके हैं। डेबिट कार्ड तो सबके पास होगा, डेबिट कार्ड, ठीक है, जैसे हम जब कभी पैसा निकालने जाते हैं तो एटीएम में जाके जो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसमें कितने अंक होते हैं, पर्स होगा नहीं, निकाल नहीं पाए होंगे आंसर देखने में, तो ध्यान रखना कि इसमें प्रायतः जो होती है कहीं कहीं पर अगर आप दूसरा अगर कोई इंटरनेशनल कार्ड लेके आते हैं तो उसमें अलग रहता है, उसमें कहीं कहीं 15 भी रहता है, लेकिन हर जगह कितने हैं डेबिट कार्ड में अभी जाके देखिएगा आप तो उसमें 16 अंक देखने को मिलता है, तो ये 16 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो कार्बन बॉन्ड को शामिल नहीं किया गया है। बाकी विदेशी मुद्रा में आप जाइए, आप पैसा ले सकते हैं बैंक से जा करके, अगर बैंक चाहे तो पैसा दे सकती है, विदेशी मुद्रा भंडार है उनके पास, हर बैंक आरबीआई भी अपना रखती है, तो वो सोना रखती है, रिजर्व ट्रेस स्थिति रखती है, विशेष आहरण अधिकार भी रखती है, लेकिन कार्बन बॉन्ड उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूछा भी गया कौन शामिल नहीं है, तो कार्बन बॉन्ड शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। कोई भी बैंक ये सारी मुद्रा रखती है, सोना भी रखती है, सारा कुछ रखती है, लेकिन कार्बन बॉन्ड वो नहीं रखती है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर का सवाल कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो बता दें आईसीआईसीआई तो राष्ट्रीयकृत बैंक में आता है, साउथ इंडियन बैंक भी हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक में आता है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक हो, फेडरल बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक में आता है, लेकिन यहाँ सवाल है कि कौन एक राष्ट्रीय बैंक नहीं है, ठीक है। तो बता दें इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन बंधन बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। 1994 के आसपास हम लोग देखते हैं, 1969 के आसपास हम लोग देखते हैं, जुलाई 1969 के आसपास सारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसमें बंधन बैंक शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। बंधन बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, निजी बैंक में आता है। तो ये सारे सवाल थे अर्थशास्त्र से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इतिहास के पोर्शन को लेकर के। हड़प्पा नगरों में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्नि वेदिका पाई गई है? अग्नि वेदी बता दें, यहाँ पे कुछ हमें वेदियाँ मिली हैं जहाँ पे ये प्रमाण मिलता है कि लोग यज्ञ किया करते होंगे और यज्ञ में आहुति डालते होंगे। 2 स्थल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हड़प्पा नगर आ रहा है, पता होगा। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के आसपास बहुत ही चरम सीमा पे ये, बहुत ही उत्कर्ष पे ये सभ्यता चल रही थी। और 2 स्थल वो कालीबंगा है और लोथल है, जहाँ पे हमें अग्नि वेदियाँ देखने को मिली है। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे यज्ञ आहुति होता होगा। बता दें कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, प्लीज़ ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा। और लोथल जो है वो हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो गुजरात में कालीबंगा और लोथल यही 2 जगह है जहाँ पे अग्नि वेदियाँ पाई गई है। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आर्य बता दें, भारत में आर्यों का आक्रमण हमें देखने को मिला है, बाहर से आर्य आए हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। किन्हीं का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, कोई मैक्स मुलर बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, तिलक कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारे पोलर रीजन है वहाँ से आए हैं। तो हर आदमी का अलग अलग ये मानना है। माना जाता है आर्य जो है वो संस्कृत के ज्ञानी हुआ करते थे, और ये संस्कृत में ज्ञानी होने के कारण इन्होंने आके भारत में वेदों की रचना की है। इन्हीं के द्वारा वेदों की रचना होती है। और इस समय में जो हमारा जो इकाई था वो जन था, और इन्हीं जन के जो हेड हुआ करते थे वो राजन कहलाते थे, मतलब राजा ही राजन कहलाते थे, जन को संभालते थे। लेकिन यहाँ पे सामाजिक इकाई क्या है, तो हमारा होगा जन, और फिर यही आगे जन जा करके जनपद बनता है, और फिर जनपद जा करके महाजनपद बनता है, जो 16 महाजनपद का हम लोग जिक्र किए थे। तो ध्यान रखना है ये जन ही सबसे छोटी और सबसे प्रमुख सामाजिक इकाई थी जब आर्य यहाँ पर आते हैं। 53 नंबर की तरफ आते हैं। बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे ही बिहार की भूमि है जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ है, याद रखना है। कुशीनगर में उनकी मौत हुई है। निर्वाण जो है ना वो कुशीनगर में हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल है कि किस पेड़ के नीचे तपस्या की है, तो वो बोध गया इसका राइट आंसर होगा। सारनाथ नहीं, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया है। कुशीनगर में उनकी मौत हो गई है। तो ध्यान रखना है बोध गया बिहार की भूमि आज भी प्रचलित है, आज भी लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है बोध गया इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, 54 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया है? तो कलिंग युद्ध बता दें, कलिंग युद्ध जो है वो हमारा कलिंग वर्तमान समय उड़ीसा में पड़ता है,
और इसी उड़ीसा के पास माना जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मार करके गद्दी हासिल की थी। कलिंग उड़ीसा में भी इनके भाई थे, उनको मारे और यहाँ पे कम से कम लाखों के तादाद में आदमी की मौत हुई है, लाखों के जनसंख्या में लोग मरे हैं। और इसी मरने के बाद, इसी मरने के क्रम में अशोक ने जो है उन्होंने एक बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये मौत के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इसका उल्लेख जो है उन्होंने 13वें अभिलेख में, 13वें अपने अभिलेख में किया है, तो 13वें राइट आंसर होगा। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? चीन अभियान में गए हुए थे मंगोल शासक चंगेज खां और इसी चीन अभियान में इनकी मौत 1227 ईस्वी में हो जाती है। ध्यान रखना है कि 1227 ईस्वी में इनकी मौत होती है, अगस्त 1227 ईस्वी में। और माना जाता है कि इस समय ये 65 साल के थे, ठीक है, 65 साल के थे, इसी समय में इनकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का था? तो वो मोरक्को देश का था और इसी के द्वारा रेहला किताब भी लिखा गया है। रेहला किताब माना जाता है कि इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को के ही शासनकाल में आया था। मुगल काल के दौरान गुजरात का सबसे पश्चिमी व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो पश्चिमी व्यापारिक केंद्र जो है, जिसे हम लोग मक्का का दरबार भी मानते हैं कि ये मक्का का दरबार है और जितने भी व्यापारी गण हैं वो यही जगह से निकलते थे, तो ये हमारा सूरत है, ठीक है, सूरत जो बंदरगाह जहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ बंदरगाह भी है और माना जाता है यहीं से लोग निकलते थे मक्का जाने के लिए, तो राइट आंसर इसका सूरत होगा, गुजरात के पास। संगीत के महानायक तानसेन अकबर के शासनकाल आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार में रहे हैं? तानसेन के बारे में बता दें, अकबर के 9 रत्नों में एक हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छा संगीत भी करते हैं, तो ये रामचंद्र सिंह के दरबार में रहते थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है आने से पहले वो रामचंद्र सिंह के दरबार में रहा करते थे। और ये रामचंद्र सिंह राजा कहाँ का था? तो ये राजा था रीवा का, ध्यान रखिएगा, ये रीवा का राजा थे और अकबर से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के पास ही रहा करते थे। 59वां नंबर हमारा सवाल, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? भारत में पुलिस प्रणाली का देखरेख करना है, 1904 में इसकी व्यवस्था तैयार की जाती है कि कैसे आखिरकार पुलिस में अधिनियम में सुधार किया जाए। एंड्रयू फ्रेजर, याद रखिएगा ये चीज़, एंड्रयू फ्रेजर के अंतर्गत इन्होंने रह करके इन सारे चीज़ों का देखभाल, इन सारी चीज़ों को चेक किया और फाइनली ये चीज़ पता चलता है कि ये हमारा फ्रेजर आयोग है जो 1904 में इसकी स्थापना हो रही है, तो फ्रेजर आयोग इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयतवाड़ी प्रणाली जिसमें कृषकों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना होता था, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य प्रांत में प्रचलित है? तो बता दें कि जो रैयतवाड़ी प्रणाली है इससे पहले स्थायी बंदोबस्त था और स्थायी बंदोबस्त माना जाता है कौन कि वेलेस्ली के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया और उसके बाद ये बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन रैयतवाड़ी प्रणाली आती है क्योंकि इस जो स्थायी बंदोबस्त है उस प्रणाली में जमींदार कर लेता था, फिर वो ब्रिटिश अधिकारी को जाके कहता था, इसमें कुछ गलतियां थी, इसी कारण से ये लोग रैयतवाड़ी प्रणाली लेके आते हैं जहाँ पे सीधा कर देना होता है। वो हमारे तमिलनाडु क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र और हमारे महाराष्ट्र और मद्रास वाले एरिया में प्रचलित हुआ है और मद्रास वर्तमान समय में तमिलनाडु बन चुका है, तो ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। भारत में रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया? तो ये बहुत बार ऐसे लागू किया गया है जब जब लगा है इन्हें ज़रूरत पड़ी है। जैसे कि बता दे कि एक बारी 1900 अभी जस्ट बता रहे हैं 1915 में, क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, इसी कारण से स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के डर के कारण एक बार इस समय लाया गया। अगला जो दूसरा बार लाया गया, अगर ऑप्शन में ये भी रहता 1939 और 1915 नहीं रहता तो हम 1939 मारते, इसी कारण से कॉपी में लिख लीजिएगा 1939, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अभी छिड़ रहा था, इसी कारण से। और तीसरा जो है वो 1962, क्यों? क्योंकि इस समय में भारत चीन का लड़ाई चल रहा है, तो ये 3 बार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया है ताकि अच्छे से रक्षा भारत की जा सके। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? तो 1920 तो बात नहीं किया, 18 भी नहीं किए, 15 का बात किए हैं। कभी भी तीनों ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा, कभी भी तीनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 बार भारतीय रक्षा अधिनियम आया है, 15, 39 और 62। प्लीज इस चीज को कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना था? बता दें वेलेस्ली के द्वारा एक अधिनियम लाया गया है 1798 में, इसमें है सहायक संधि। सहायक संधि के तहत ये बात बोली जा रही है कि अंग्रेजी सेना आपके दरबार में रहेगी और इसका खर्च जो है
वो राजा उठाएंगे, इसका खर्च जो है वो राजा उठाएंगे। आसफ करके एक राजा हैं, आसफ जा निज़ाम है आसफ जा, तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार हैदराबाद को इन्होंने साइन करवा लिया आसफ जा के द्वारा। 1798 में हैदराबाद साइन करता है, फिर धीरे धीरे अवध वध सब कोई लोग सहायक संधि साइन करने के ऊपर मजबूर करते हैं। तो सहायक संधि समझ गए होंगे, मजबूर किया जाता था कि आप इसको साइन करें। आते हैं अपने 63 नंबर सवाल के ऊपर। गांधी जी ने 1915 में कितने वर्ष के थे? तो सब कोई को एक बात याद होगा कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है और ये भारत 1915 में आए हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। और यहाँ आने के बाद इन्होंने 1 साल भारत का भ्रमण किया है और 1916 में इन्होंने BHU में भाषण दिया है और साथ ही साथ लखनऊ में भी कांग्रेस सभा में भाषण दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि 15 में ये भारत जो आ रहे हैं तो ये कितने साल के हैं? 39 से 69 से 15 जोड़िएगा तो 46 हमारा राइट आंसर निकलेगा। जिसको भी उनका जन्म दिवस तिथि याद है तो उनको पता होगा 2 अक्टूबर 1869, वहाँ से 1915 जोड़ के आराम से आंसर निकाल सकते थे। 46 वर्ष के थे गांधी जी। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को माना जाता है। और ये भी बात दिमाग में रखना है कि इन्होंने 1907 में भारत का झंडा जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में जाकर के लहराया है। इस कारण से हम इनको भारत की जननी कह के पुकारते हैं, ठीक है। तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो मैडम कामा को पुकारा जाता है, ठीक है। इंग्लैंड की जन्म ली थी और जर्मनी में जाकर के उन्होंने भारत का झंडा 1907 ईस्वी में फहराया है। इस कारण से अब इनको भारत की जननी कह के पुकारते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। 65वां नंबर सवाल कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। विस्मल अभिवादी जी के द्वारा लिखा गया ये कथन था। 1921 में पटना में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। फिर इसको और ज़्यादा प्रचलित करने का कार्य जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना, आज भी हम लोग ये बात का जिक्र करते हैं तो उसको जो अगर बहुत ज़्यादा फेमस किए हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल। 1921 में ये उर्दू भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ था, उर्दू भाषा में इसको लिखा गया था। 1921 में पटना के हर गली गली में ये लोग गाया फिरते थे, इसको और ज़्यादा लोकप्रिय बना रहे थे। श्यामा चकेवा त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। मिथिला क्षेत्र में ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे राखी है वैसे ही ये भाई बहन का त्यौहार माना गया है और मिथिला में जितने भी भाई बहन रहते हैं हमारे, वो इस त्यौहार के बारे में बेखूबी जानते होंगे। तो श्यामा चकेवा जो है वो मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगती है? अभी भी वर्तमान समय सोनपुर मेला लगा हुआ है, लोग इसको यूनेस्को साइट दिलाने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये जो मेला है वो गंगा और गंडक नदी के किनारे लगती है, ठीक है। तो गंगा और गंडक नदी इसका राइट आंसर होगा। बिहार की पारंपरिक लोक नाट्य शैली भिखारी ठाकुर किससे जुड़ी हुई है? भिखारी ठाकुर के बारे में बता दें कि बहुत सारे नाटक को लिखी है और इन्होंने सामाजिक जीवन के ऊपर बात कहा है। बल्कि पलायन जो यहाँ पर हो रहा है, पलायन जो होता है, मजदूरें बाहर निकल के काम कर रहे हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये विदेशा से जुड़ी हुई हैं, नाट्य करती हैं, उसके तहत इन सारी चीज़ों को दिखाती है। बहुत अच्छी शैली है भिखारी ठाकुर की, जिसमें सामाजिक गतिविधियाँ और मजदूरी पलायन के ऊपर बात किया गया है। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा। तो ये जो है विदेशा से जुड़ी हुई है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिहार में नई ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रण करना। जो भारत में, बिहार में जो इंडस्ट्रियां आ रही है उसकी नीति क्या क्या है? प्रदूषण नियंत्रण। तो हाँ, प्रदूषण नियंत्रण करना चाहती है। हरित निवेश का प्रोत्साहन चाहती है कि ज़्यादा से कम कार्बन इमिशन हो, ये भी सही है। नई औद्योगिक नगरी बनना, मतलब कि यहीं पे सारी इंडस्ट्री को ला देना ताकि पलायन रुक जाए, ये भी बात सही है। तो इसी कारण से क्या होगा? उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात किया गया। 70 नंबर के ऊपर आते हैं। प्रथम धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये रांची में मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार जनजातीय फिल्म महोत्सव रांची में मनाया गया है। आगे का जो सवाल है उसमें साइंस और मैथ की चीज़ें हैं जो आपको मनुष्य सर लेकर के अपने साथ चलेंगे। 36 सेट में मेरे साथ इतना ही था। थैंक यू ऊंची उड़ान में, और प्लीज़ ऐसे ही सेट को देते रहिए ताकि आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस करें। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 37 बिहार एसआई का, जिसमें मैं आपको साइंस और मैथमेटिक्स कवर करने वाला हूं। तो चलिए आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये किसके गुणधर्म के कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? तो पानी में कोई भी वस्तु होती है वो अपने जगह से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अक्सर आप पानी से भरा गिलास में कोई सिक्का डालिएगा जो
तो वो थोड़ा अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। उत्प्लवन किस ये जल में कार्य करता है, हालांकि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। और परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? तो किसी वस्तु पे प्रकाश टकराता है या हालांकि ध्वनि टकराती है, तो वहां से जो वापस आती है उसको परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मोटर कार जो होता है, मोटर कार जो होता है उसमें पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होगा? उत्तल दर्पण। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा कारण होता है कि वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो काफी एरिया को कवर करेगा। तो पीछे के ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। बाकी यही रीजन होता है, मतलब ज्यादा एरिया कवर करता है और सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार करने का श्रेय जाता है, वो जाता है हेंस लेपर्सी को। किसको? हेंस लेपर्सी को, ओके, हेंस लेपर्सी को। लेकिन हेंस लेपर्सी का नाम इसमें नहीं है, सबसे पहले हेंस लेपर्सी, ठीक है, हेंस लेपर्सी ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन बाद में उसका मॉडिफाई किया, कुछ उसमें और भी प्रयोग करके इन्होंने क्या किया? तो खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था, इसलिए दूरबीन के आविष्कार में इनका नाम आता है। अगर बाई चांस हेंस लेपर्सी ऑप्शन में रहे तो यही सही होगा, ठीक है। अगर बात करें गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है उसका आविष्कार इन्होंने गुटेनबर्ग ने किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ध्यान रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन का और खगोलीय दूरबीन का, ठीक है। हेंस लेपर्सी सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस और ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था, और बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगर बात कर लें वैद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये माइकल फैराडे ने इसको प्रतिपादित किया था। वैद्युत अपघटन संबंधित नियम माइकल फैराडे ने, ठीक है। ओम का नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था, जिसमें बताया था V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR का फार्मूला इन्होंने ही दिया था, ओम ने। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। वोल्टा ने किसका आविष्कार किया था? तो विद्युत विभव को खोजा था, ठीक है, विद्युत का विभव जो होता है उसका खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। आगे की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये देखिएगा, जो करंट होता है, एसी करंट, बिजली में, हालांकि जो घरों में प्रयुक्त होता है बिजली, उसमें अल्टरनेटिव करंट का ही उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटिव करंट को घटाने और बढ़ाने और घटाने का जो कार्य करता है वो ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का यही कार्य है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगर बात करें डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है? तो जो इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर हमारे घरों में प्रयुक्त होता है, वो क्या करता है? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में प्रयुक्त कर देता है। और एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर वो क्या करता है? तो एसी करंट को डीसी में बदल देता है। और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? तो जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर वो क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार के किरणों को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है, डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई यहाँ पे बोल रहा है, ऊंचाई मापने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का, ठीक है, अल्टीमीटर का ऊंचाई मापने के लिए। बैरोमीटर का, किसका? बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापना हो तो बैरोमीटर का। प्लानीमीटर यहाँ दिया हुआ है, प्लानीमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो धरातल पे उबड़ खाबड़ दृश्य हैं उसके क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पर्वत, नदी, ये सब उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं उसके क्षेत्रफल को नापने के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर ये क्या मापता है? तो किसी द्रव्य पदार्थ का घनत्व मापता है, घनत्व, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, अन्य चीजें जो द्रव अवस्था में रहती है उसका घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। यही अगर हाइग्रो दे दे, हाइग्रो, ठीक है, हाइड्रो की जगह पे कई बार हाइग्रो दे देता है, तो हाइग्रो किस लिए प्रयोग होता है? आर्द्रता मापने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मोटर कार में शीतलन यंत्र, मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। संवहन, ठीक है, संवहन। अगर चालन की बात करें तो ये ठोस पदार्थों में होता है। ठोस पदार्थों में ताप का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना हो तो वहां पे चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। विकिरण विधि, सूर्य के प्रकाश का जो ताप हमारे पास पहुंचता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये क्या दिया हुआ है? प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम डॉट डॉट के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो ये किसके समस्थानिक हैं? प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हो जाते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाते हैं तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है। ये कई बार पूछ देता है ऐसे भी कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, तो वहाँ पे प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम दिया रहेगा। ठीक है, तो और एक अलग से दे देता है, तो जो अलग से देगा वही हमारा आंसर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, कई बार इसका अगर परमाणु संख्या पूछते तो हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, 1 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, स्वर्ण का 79 होता है और कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या। आगे क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, 82 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो देखिएगा, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उसमें से जो बीटा किरण होती है, बीटा किरण ये क्या करती है? तो ये संभारिक उत्पन्न करती है। ठीक है, बीटा किरण संभारिक उत्पन्न करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो जो विखंडन अभिक्रिया होता है, जिसके सिद्धांत पे परमाणु बम कार्य करता है। ठीक है, परमाणु बम इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, इससे सबसे ज्यादा हानिकारक किरणें, विकिरण उत्पन्न होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, बहुत सारे हालांकि किरणें इसमें से निकलते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विखंडन। फिर बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे, यहाँ पे कई बार अनियंत्रित नहीं देता है। सबको पता है कि हाइड्रोजन बम संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया अभिक्रिया पे कार्य करता है। ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि नियंत्रित या अनियंत्रित, तो ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या दिया हुआ है? ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय रिएक्टर ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? एक तरह से पूछ रहा है, तो विखंडन। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, NaCl बंध है, किसका बंध है? तो NaCl जो होता है वो 2 तत्वों से बना होता है, एक तो सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन। देखिए इस पे हाइड्रोजन का प्लस आयन होता है। आप अगर देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, तो जो समूह 1 होता है, समूह 1 का तत्व है हाइड्रोजन, और समूह 1 में जितने भी तत्व हैं उनका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्स्ट्रा उनके पास होता है। और जो ये क्लोरीन है ये 17वें समूह का सदस्य है, ये पहले समूह का है और ये 17वें समूह का। अब जो सोडियम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, और क्लोरीन जो होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी इस पे निगेटिव चार्ज होते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी NaCl में एक बंध है, क्या है ये? तो आयनिक बंध है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको जो NaCl होता है इसको सिंपल नाम क्या है? साधारण नमक, साधारण नमक, इसको साधारण नमक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है, ठीक है, वो कोशिका हो जाती है। हमारा जो शरीर बना है वो असंख्य कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है। ठीक है, अगर बात कर लें ये कोशिका क्या है? मूलभूत इकाई है। अगर कोशिकाओं के समूह जो होते हैं, कोशिकाओं के समूह की बात कर लें, समूह, तो ये कोशिकाओं के समूह को ही हालांकि ऊतक कहा जाता है। जो मांसपेशी एक होता है ना, उसी को एक तरह से ऊतक कहा जाता है। ये कोशिकाओं का समूह है। अगर समूह बात कर लें, ऊतक का समूह की बात कर लें, मतलब ये बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? तो एक अंग बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका सबसे छोटी शरीर का होता है,
इकाई होता है, और बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और नाभिक जो होता है वो कोशिका के अंदर रहता है, कोशिका के अंदर रहता है। ठीक है, इसमें अनुवांशिकी गुण पाया जाता है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो इबोला क्या होता है? तो इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का वायरस हो जाता है। ठीक है, इबोला एक प्रकार का क्या है? तो वायरस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन हालांकि पूछ चुका है यहाँ पे, तो बांस हो जाता है, बांस काफी तेजी से बढ़ता है। ओके, अब बात कर ले तो चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। ठीक है, पाइन से। इसमें देखिएगा पाम में क्या क्या आ जाते हैं? तो जो नारियल होता है, नारियल, खजूर होता है, खजूर होता है, वो सब पाम ऑयल है। ठीक है, पॉम, अक्सर जो नारियल तेल होता है उसमें लिखा होता है पॉम ऑयल, तो ये सब पॉम के हिस्सा हो जाता है। साइकस क्या हो जाता है? तो साइकस जो सजावटी पौधे होते हैं, खास करके सजावटी, शादी ब्याह में प्रयुक्त होते हैं, तो सजावटी पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो साइकस होते हैं। और देवदार, देवदार क्या होता है? ये शंकुधारी, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, शंकुधारी, वो देवदार होते हैं। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष उसके तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? यह थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के अपघटक कौन कौन से हो जाते हैं? तो 6CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 6 होती है, फिर 6 जल की मात्रा होती है, H2O, फिर क्या? प्रकाश के साथ ये क्रिया करेंगे, मतलब अपना भोजन लेने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, तो प्रकाश के साथ ये क्या करेंगे? अब क्रिया करने के बाद ये क्या उत्पाद देंगी? तो ये पहले देता है कार्बोनेट C6H12O6 प्लस क्या हो जाता है? 6O2, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा 6 होती है, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भोजन के रूप में ले रहा है पौधा। ठीक है, भोजन के बाद उसका वेस्ट मटेरियल जो उत्पादित कर रहा है, वो क्या उत्पादित कर रहा है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, और उसका उप उत्पाद जो हो जाता है, उप उत्पाद वो हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन उप उत्पादन हो जाता है, उप उत्पाद, और ये है उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट क्या है? उत्पाद है, और ऑक्सीजन उप उत्पाद है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन में क्या देगा? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, वहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये इसके भोजन है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसके भोजन है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट एक तरह से वनस्पति और जीवों की जहां विविधता होती है, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा, जापान के शहर हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को ही परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए वो उस दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 16 अगस्त को कोई भी डे नहीं मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई डे नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो किस देश की गाय टी कप ऑफ काऊ के नाम से जाना जाता है? टी कप काऊ के नाम से जो डेनमार्क की गाय होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई काफी छोटा होता है, उसको डेनमार्क। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं WW का पूर्ण रूप क्या है? तो WWW का पूर्ण होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब किसका? WW का पूर्ण रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एक मिनट, हाँ, ईमेल। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने 1971 में। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का नाम आता है,
ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो मैथमेटिक्स हमारा आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया। ओके, मैथमेटिक्स बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, 6 व्यक्तियों के एक समूह में से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो समूह में शामिल हुए नए व्यक्तियों का वजन कितना है। देखो, जब एक व्यक्ति को उसमें से निकाल दिया जाता है, उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो उसके बाद सभी का जो औसत वजन है वो 2 केजी बढ़ जाता है। तो सभी का बढ़ रहा है, 6 का है तो 6 का 2 बढ़ रहा है, तो 12 केजी तो यही हो गया। अब 72 केजी वाला ही निकला था, तो हालांकि उसका भी बढ़ा है, तो 72 केजी तो ऑलरेडी उसमें पहले से है, तो इसमें 72 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 72 84। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 84। कॉमन सेंस की बात है, आराम से बन जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो राजा और उसकी बहन की औसत आयु कितना है, 8 वर्ष है। यदि राजा की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु कितना है, ये तो जोड़ घटाव है। देखो, दोनों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। यदि राजा का 10 वर्ष है तो उसकी बहन का 16 में से घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 वर्ष हो जाएगा, तो उसकी बहन की आयु 6 वर्ष हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक किताब को 14% की हानि पर, यहां ध्यान से देखिए दीजिएगा, एक दुकानदार ने एक किताब को 14% की हानि पर बेचा, यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, तो बेचता है तो उसे 14% हानि पर बेचा, यानी कि 84 रुपये में बेच दिया, है ना। यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि हो जाती है, तो विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो 6% का लाभ होता है। तो 6% का जब लाभ होगा तो यानी कि 106 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना, यहाँ 14% हानि है, यहाँ पे 6% लाभ है, और अंतर कितना है रुपए का, 100। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 6 कितना हो जाएगा, 20। 20% कितने के बराबर है, तो 100 के बराबर है, यही 100 के बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। 20% यदि 100 रुपये के बराबर है, 20% यदि 100 रुपये के बराबर है, तो टोटल उसका मूल्य कितना हो जाएगा, कट कर दो ऐसे करके, 20 25 100, तो यानी कि 500 रुपया। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यही है। यदि 14 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी 14% हानि है और 6% लाभ यहाँ पे दिया हुआ। दोनों को जोड़ने पे जो परसेंटेज बन रहा है वो 100 रुपये के बराबर है, 20% 100 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना होगा, तो उसी हिसाब से निकाल लिए, 500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 99। रवि क्या करता है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी होती है और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना % कम है। तो मान लो किसी का वेतन परसेंटेज तो 100 का माना जाता है, तो 100 में से क्या होता है, तो रवि के वेतन में पहले 50% की कमी होती है, तो 100 में का 50% 50 ही होगा, तो -50 हो जाएगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 50। अब इसमें फिर क्या होता है, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 50 के ना 50% वृद्धि हो रहा है, तो 50 का 50% हो गया 25, तो इसमें 25 का ही वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 25 का, तो टोटल मिलके 75 हो जा रहा है। यानी उसका देखो, उसका प्रारंभिक वेतन जो था वो 100 था, और ये अंतिम वाला वेतन 75 हो गया, तो कितने % का नुकसान होगा, 25% का ना। 100 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का नुकसान हो जाता है उसको। सिंपल सा है, बहुत ईजी है। आगे देख लेते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, यहां भी कॉमन सेंस का ही प्रयोग करना होगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, दोनों 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ए अकेला उसे 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये तो पूछ रहा है। देखो, ए बी 12 दिन में सॉरी, और ए अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो ए बी में से ए घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा, यानी 1/12 में से 1/20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 60 12 25, इसका एलसीएम हो जाता है 60, और 12 5 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/60, यही होगा ना, ठीक है, हाँ यही होगा 60, यानी कि 1/30, 30 दिन में बी करता है, ठीक है। ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में। 30 दिन में किस कंडीशन में कर रहा है, जब वो पूरा दिन कार्य करता है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रहा है कि वो आधे दिन ही केवल कार्य कर रहा है,
तो अगर आधे दिन कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके दोगुना दिन में काम करेगा, यानी कि 60 दिन में काम करेगा, है ना, 60 दिन में। अब देखो एक दिन, अब यहाँ ये हो गया, ये 20 दिन में, और आधे दिन कार्य करते 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 बी 60 दिन में कार्य कर रहा है। तो अब बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है, और बी 60 दिन, क्योंकि आधे दिन ही काम कर रहा है, पूरे दिन में आधा दिन ही कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, बस सॉल्व कर देंगे, इसका आ जाएगा एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा। 20 तिहाई 60 प्लस 60 कम 60, यानी कि 4/60। ये तो एक दिन का निकल गया, ठीक है। और 60 इसको उल्टा करके कट कर देते हैं, यानी कि 15 दिन। 15 दिन हमारा सही आंसर 15 हो जाएगा, सी, ठीक है। 15 सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।